मैं द इंक को सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे आपसे संवाद का मौका दिया और इसके लिए मुझे प्रिय मंजीत गौतम का फ़ोन विशेष रूप से आया और उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ कविता पर बात करूं, कविता और समाज के रिश्ते पर बात करूं और कुछ अपने नवगीत प्रस्तुत करूं। मुझे अच्छा लगा। संजू सैनी जी का भी धन्यवाद कि ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं आज जो बातचीत करूंगा आपके सामने, उसमें सबसे पहले तो मुझे इस जो न्यूज़ चैनल द इंक है, इसी के नाम को लेकर मैं बात शुरू करूं तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए कि इंक जो है इसको हम स्याही कहते हैं, जिसका रंग थोड़ा काला है, सांवला है, अंधेरे का है। और यदि हम बात करें रोशनी की, क्योंकि स्याही को ही हम रोशनाई भी कहते हैं, तो रोशनाई और रोशनी दोनों चीजें जब रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्याही जो है यह कहीं न कहीं अंधेरी होकर भी अंधेरे से लड़ने का काम करती है। इसी संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए, इसे एक साहित्यिक आयोजन कह सकते हैं और मैं भी बहुत लंबे अरसे से साहित्य से जुड़ा रहा और इसके आधार पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा अनुभव कहता है कि साहित्य की क्लास में दाखिल होते ही अध्यापक अक्सर एक जुमला कहा करते हैं और वो जुमला है कि साहित्य समाज का दर्पण है। मैं इस कथन को पूर्ण असत्य तो नहीं कहता, केवल अर्ध सत्य ही मानूंगा मैं इसको, लेकिन कुछ कुछ भ्रामक भी मैं मानता हूं, क्योंकि साहित्य को समाज का दर्पण कहकर हम साहित्य का कोई खास मान नहीं बढ़ाते, उससे उसको कोई बहुत इज्जत मिलती हो मेरी दृष्टि में ये मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि दर्पण की भूमिका क्या है? दर्पण की भूमिका बहुत एक तरह से निष्क्रिय है, वो सक्रिय भूमिका नहीं है, क्योंकि दर्पण हमें अपना चेहरा भर दिखलाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो स्थिति है यह बदलाव की क्षमता को खारिज करती है। साहित्य को या कविता को यदि हम दर्पण कहें तो बदलाव की क्षमता उसकी खारिज होती है। और यहाँ मुझे दो पश्चिमी विद्वानों के नाम अक्सर याद आया करते हैं, जिनमें एक एम.एच. अब्राहम है और एम.एच. अब्राहम की किताब का ही नाम है द मिरर एंड द लैम्प। अब दोनों की जरा आप तुलना कीजिए। लैंप जो है उसकी भूमिका मिरर की तुलना में कितनी क्रियाशीलता भरी है, क्योंकि लैंप हमें आगे आगे उजाला करते हुए नई जमीन, नए रास्ते दिखलाता है, जबकि यह जो मिरर है इसमें वो क्षमता नहीं है कि वो हमें नया रास्ता दिखला सके। इसलिए मैं लैंप की तुलना में मिरर को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। और दूसरा नाम जो मेरे सामने आता है वो बर्टोल्ट ब्रेख्त का है। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत उनका साहित्य तो समृद्ध है ही, उनके विचार भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। वो कहते हैं पोइट्री इज नॉट ए मिरर। बहुत ध्यान देने की बात, वो तोड़ते इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि पोइट्री इज नॉट ए मिरर, रादर इट इज a hammer which shapes the world। ये देखिए कितना फर्क आता है दोनों बातों में। वो कहते हैं कि वो कोई मिरर नहीं है, बल्कि वो दुनिया की सूरत बदलने के लिए एक हथौड़े का काम करता है। और ये सूरत बदलने वाली बात है। इसी से हम साहित्य और समाज के रिश्ते, जो आज की चर्चा का आरंभिक बिंदु है, वैसे तो मैं जो नवगीत प्रस्तुत करूंगा उनके माध्यम से ही ये जो चर्चा है वो
सैद्धांतिक व्याख्यान लंबा देने की बजाय उसी से शेप लेगी, उसी से आकार लेगी, उसी से रूप लेगी। तो इसी स्थिति में हम अब कुछ कमेंट्स आने शुरू हुए हैं। भारतेंदु मिश्र ने स्वागत किया है। देखते हैं धीरे-धीरे इससे ये प्रमाणित हो गया है कि बात शुरू हो गई है, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जिसमें हमें सीधे-सीधे पता नहीं चल पाता कि हमारा संवाद सही हो रहा है या नहीं। रणधीर शर्मा, राम राम। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कविता है, इस कविता का काम दर्पण नहीं है, चेहरा दिखाना नहीं है, बल्कि हैमर का है, जो रूप बदलता है, आकार बदलता है। सवाल ये है कि आकार क्यों बदलने की जरूरत है? इसलिए आकार बदलने की जरूरत है कि जो दुनिया आप अपने सामने देखते हैं, क्या इसको आप वैसे ही रहना देना चाहेंगे? कम से कम मैं तो नहीं रहने देना चाहूंगा ऐसा। क्यों? इसमें जो असमानता है, इसमें जो शोषण है, इसमें जो दमन है, इसमें जो अन्य अन्य नफरत से भरी हुई सांप्रदायिकता की बातें हैं, इतनी जो चीजें हमें अपने चारों ओर दिखाई देती, क्या आपको नहीं लगता कि इन सबको बदलना चाहिए? और इनको बदलने के लिए किसकी भूमिका होगी? निश्चित रूप से वह दर्पण की भूमिका नहीं होगी, हथौड़े की भूमिका होगी। इसीलिए मैं कविता को दर्पण के रूप में नहीं देखता। जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी शायद एक आध देख सुन रहे हों, तो उस रूप में मैं कहना चाहूंगा। और संजय संजू सेनी आ गए हैं, धन्यवाद, आप पधारे और इस तरह से सिलसिला शुरू होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए, हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को मालूम है कि उसके जो 18वीं शताब्दी से पहले के 3 बड़े दौर, 18वीं शताब्दी तक के, 19वीं शताब्दी से पहले या 19वीं शताब्दी के मध्य के पहले के जो 3 बड़े दौर हैं, उनमें एक दौर ऐसा है जहां जिसके कवि जो हैं वो दरबार में नहीं बैठते, दरबार में नहीं जाते। वो है कबीर है, जायसी है, सूर है, तुलसी है, मीरा है। अर्थात हमारा जो भक्ति काल का जो पीरियड रहा है, उस काल में कविता दरबार से नहीं जुड़ी हुई है, पहले पीछे जुड़ी हुई है। असल में इससे मेरे सामने एक सिद्धांत बनकर आता है। वह सिद्धांत है कविता के निवास स्थान का। जब कविता हाँ मंजिल, बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके, मैं करता हूँ। थोड़ा सा आधा मिनट में आप लोगों का लूंगा। शेयर ऑप्शन, शेयर का ऑप्शन क्यों नहीं नजर आ रहा? मनो, मनो, ओ मनो, मेरे वाले फेसबुक को अपना खोल कर उसको शेयर कर दो, उसको शेयर शेयर करना चाहिए। तुम मेरा उसमें जाओगे, इसमें शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। शेयर कहाँ से होगा? नहीं नहीं, तुम अपनी भूख खोल लो ना, थोड़ा ना, तो उसमें शेयर करो, मेरा आ रहा होगा ना वहाँ लाइव, मेरे फेसबुक पे तो उसको शेयर कर दो। ठीक है, हाँ, शेयर नाउ, हाँ, गो टू पब्लिक, पब्लिक, हाँ, हो गया, ओके ओके ओके, चलो इसमें शुरू करो। थैंक यू। ये एक थोड़ा यांत्रिक कुछ चीजें हैं जो इस बीच हमारे बहुत सारे साथी पूजन आ गए हैं, स्वागत, सुरेंद्र कुमार और बंटू गंगोली से भी आ गए हैं, राजेंद्र गौतम बराकला से भी आ गए हैं और राजवीर सिंह रोहिला। आप सबको राम राम, नमस्कार। और हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने अब तक जो 2 बातें कही उनको मैं थोड़ा इसलिए कि हमारे बहुत सारे नए साथी आ गए हैं,
उनके लिए मैं कह दूं कि मैं ये मानता हूं कि कविता का बड़ा काम जो है वह समाज को बदलना है। जैसा समाज है वैसा दिखलाना जो है वो कविता का काम नहीं है, एक बात तो ये। दूसरे, जो कविता का निवास स्थान बदलता है, राज दरबार जब कविता का निवास स्थान होता है तब कविता कुछ और तरह की होती है, और कविता जब दरबार से बाहर आती है तब कविता और तरह की होती है। आप कहेंगे कि दरबार वाली बात तो मध्यकाल की हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्ता दरबार की ही पर्यायवाची है, चाहे वो आज की हो या कल की हो। इसलिए आज भी हम कवियों के कई वर्ग देखते हैं, बटी हुई देखते हैं हम कविता को। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो दरबार के साथ ही जुड़ा रहना पसंद करते हैं और एक सुरक्षित लेखन में विश्वास रखते हैं। वे कोई खतरा नहीं उठाना चाहते, वो कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते जो यथास्थिति को बदलने की बात करे, क्योंकि कवि का काम यथास्थिति को तोड़ना है। समाज में यथास्थिति बने रखने के बहुत सारे लोगों के निहित स्वार्थ होते हैं। कोई शासक नहीं चाहेगा कि यथास्थिति बदले, कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं चाहेगा कि यथास्थिति बदले, कोई एक जो पारंपरिक सांप्रदायिक माहौल बनाए रखने में जिनकी रुचि है वो नहीं चाहेंगे कि यथास्थिति बदले। इसलिए यथास्थिति को तोड़ना ये कविता का एक महत्वपूर्ण काम है। यदि इस स्थिति को हम पहचान लें तो हम समझ सकते हैं कि कविता की भूमिका क्या हो सकती है। तो वर्तमान युग में भी जो संबंध बदले कविता के, तब एक दौर आया जिस प्रगतिशील कविता के स्वर हमें सर्वत्र सुनाई दिए और फिर विरोध के स्वर भी सुनाई दिए, यानी क्रिया प्रतिक्रिया जो है चलती रही। इस बीच कविता में गीत की एक धारा जो थी उसमें एक परिवर्तन हुआ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, हमारे युवा मित्र जो है वो खासकर पूछते हैं कि गीत तो होता है लेकिन ये नवगीत क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है या इसका सही स्वरूप अक्सर हमारे सामने नहीं होता। क्योंकि हमारा जो टाइटल आज की चर्चा का है कि कविता और समाज की चर्चा और फिर मेरे नवगीत, तो मैं नवगीत की जो बात करता हूं तो ये सारी उसी स्थिति से जुड़ी हुई बात है जो मैंने शुरू में कही, बदलाव की जरूरत की, सामाजिक बदलाव की जरूरत की जो बात मैंने कही। क्योंकि गीत का एक पारंपरिक ढर्रा मान लिया गया, एक रूप मान लिया गया, वह यह कि कविता तो आत्मा व्यक्ति मात्र है। गीत की बात मैं कर रहा हूँ कि गीत तो आत्मा व्यक्ति मात्र है और उसमें किसी प्रकार के और समाज की समस्याएं या चिंतन इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने प्रेम की, मोहब्बत की बात हो, भावनात्मक बात हो, दर्शन की बातें हो, उनको कहा जाए तो ये सब गीत पूरा हो जाएगा। इस बीच हमारे मित्र नए जुड़ते चले जा रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। लेकिन एक दौर आया 1960 के आसपास, उससे पहले ही निराला एक भूमिका निभा चुके थे। 1950 से पहले 47 और 52 के बीच में उनके कुछ गीत खासकर हमें दिखाई देते हैं, जो उनके 3 संग्रह जो हैं, सांध्य काकली, अर्चना, आराधना, इन संग्रहों में आए और वहां से हमें एक खास चीज दिखाई देती है। देखिए, मेरे मित्र कुछ साहित्य के व्यापक अध्ययन करने वाले भी होंगे, कुछ बीए एमए में भी साहित्य पढ़ते होंगे। जरा गौर करके देखिए कि क्या हिंदी गीत में, बल्कि हिंदी कविता में, 20वीं शताब्दी की हिंदी कविता में किसान जीवन की बात क्या आपको निराला से पहले सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि हमने तो मान लिया कि गीत का तो मतलब है रोमांस, पनघट, बादल, प्रकृति, ये सब सारा इस तरह का सौंदर्य वर्णन या भावनात्मक वर्णन या आंसू बहाना। ये भी एक बड़ा काम रहा, कवियों का एक बहुत बड़ा काम आंसू बहाना भी रहा। आंसू बहाना किसी तकलीफ वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए बहाए जाने वाले आंसू का रूप दूसरा होता है और फुर्सत में बैठकर बहाए जाने वाले आंसू का रूप दूसरा होता है। तो निराला ने किसान जीवन को लेकर इतने गीत लिखे हैं इस दौर में जो किसी और कोई ने नहीं लिखे। उस दौर में जब बच्चन और नीरज जो है वो दूसरे तरह के गीत लिख रहे थे। यहीं से नवगीत का जन्म होता है, यहां से हम उसके स्वरूप की पहचान स्थापित कर सकते हैं। वो पहचान क्या है? वो पहचान है कि आप पाएंगे कि जिसे सिर्फ व्यक्ति परक माना गया था, इंडिविजुअल के साथ जुड़ा हुआ माना गया था गीत को, उसको समष्टि के साथ, सोसाइटी के साथ, समाज के साथ जोड़ने का काम नवगीत ने किया। तो नवगीत जो है पहला काम विषय के बदलाव में करता है, और विषय का बदलाव जो है वह है
वह समष्टि परकता की ओर जाता है व्यष्टि परकता की तुलना में। यानी केवल आत्म सीमित वह नहीं रहता। दुनिया भर की कविता के जानने पढ़ने समझने वाले लोग जानते हैं कि विषय अकेला कभी बदलता ही नहीं। विषय बदलता है तो उसकी भाषा बदलती है, उसका शिल्प बदलता है, उसकी उपमाएं बदलती हैं, उसका प्रस्तुत विधान बदलता है, उसके बिंब बदलते हैं, उसके प्रतीक बदलते हैं, उसके रूप बदलते हैं, यहाँ तक कि लय छंद के परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए नवगीत ने जब विषय में बदलाव किया तो उसके साथ ही उसकी भाषा में, उसके छंदों में, उसके स्वरूप में बदलाव आया। इसी बदलाव को रेखांकित करते हुए मैं अपने कुछ 5-6 गीत या जितने संभव हो सकेंगे इस दौरान वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उनसे आप उस बदलाव को पहचान सकते हैं। और जो दृष्टि मेरी रही है साहित्य और समाज को लेकर, कविता और समाज को लेकर, वो भी इन गीतों से ही अपने आप साफ होती चली जाएगी। सबसे पहले तो मैं एक उत्साह का गीत पढ़ रहा हूँ। इसमें जो बिंब है प्रकृति के खेतों के जीवन के, वो कुछ हमारे उत्तर भारत के मार्च अप्रैल की जैसी स्थिति हुआ करती है, गेहूं के फसलों के पक जाने की जो स्थिति हुआ करती है, लगभग उसके आसपास का वातावरण इसमें है। लेकिन खास बात यह है कि ये चेंज का गीत है, एक परिवर्तन का गीत है और साथ ही साथ एक उत्साह का गीत भी है। और उस बदलाव का और गीत के आने का की जो धमक है, जो धमक है, वो किस रूप में हमारे सामने आती है, ये मैं अपना एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये सारी सैद्धांतिक बातें अलग से बताने के बजाय यदि इन मेरे गीतों के माध्यम से उनको समझा जाए तो ज्यादा सही होगा। सुनिए ये गीत। गीतों की थापों के पढ़ते ही टूटे हैं मौसम की चुप्पी के जंग लगे ताले। चुप्पी को तोड़ना कविता का बहुत बड़ा काम है। ये जो मौन है, जो हम चुप रह जाते हैं बहुत सारा सब कुछ होते हुए देख कर भी, इसको तोड़ना कविता का काम है। तो गीतों की थापों के पढ़ते ही टूटे हैं मौसम की चुप्पी के जंग लगे ताले। रेशमी हवाओं का ये भी क्या छूना था, छंदों की गंध भरी जहां सिर्फ सूना था। सन्नाटा खत्म हुआ। रेशमी हवाओं का ये भी क्या छूना था, छंदों की गंध भरी जहां सिर्फ सूना था। और पोर पोर शीशम का लतरों की बाहों में, प्रकृति में भी ये संवाद चलता है। पोर पोर शीशम का लतरों की बाहों में, दोनों की सांसों का वेग हुआ दूना था। झन 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 बजती है सोना की झांझर सी पायल। झन 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 बजती है सोना की झांझर सी, होरी के खेतों में अब गेहूं की बालें। देखिए इसमें दो शब्द जो आए हैं, सोना और होरी। तो आप लोगों ने गोदान पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि होरी की एक बेटी का नाम रूपा और सोना, जो दो बेटी थी, तो एक बेटी का नाम सोना था। तो यहाँ ये जो होरी, धनिया और सोना, ये मित्र के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। और ऐसे जो वर्तमान गोदान है, हमारे जो आज का जीवन है किसान का, उसको व्यक्त करते हुए झन 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 बजती है सोना की झांझर से, होरी के खेतों में अब गेहूं की बालें। और गीतों की थापों के पर्दे ही टूटे हैं मौसम की चुप्पी के जंग लगे ताले। मेढ़ों से आती है जाती है गाती, मेढ़ों से आती है जाती है गाती है, हवा बहुत अल्लड़ है ठहर कहाँ पाती है। शहतूतों की गदराई शाखों को चुपके से नटखट अंगुलियों से छेड़ छेड़ जाती है। चैत लगे धनिया भी गुर्बत आफत भूली, चैत लगे धनिया भी गुर्बत आफत भूली, साहू के भी कल पर गए तकाजे टाले। और मौसम की चुप्पी के जंग लगे ताले। गीतों की थापों के पड़ते ही टूटे हैं मौसम की चुप्पी के जंग लगे ताले। तो ये गीत था। एक और मैं थोड़ा उसी उत्फुल्लता का गीत और नए संदर्भ का गीत, और ये एक संयोग है, मैं बहुत विस्तार में तो नहीं जाकर बता पाऊंगा, समय कम है। ये मैंने 1984 में एक दिन पूर्णिमा की रात थी और नींद टूट गई थी और मेरे पास उस समय लिखने का कुछ साधन नहीं था। एक लाल पेंसिल पड़ी थी। उस समय रात को घर को डिस्टर्ब करना, सोए हुए लोगों को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, और उसी चांदनी में, बिना किसी लाइट चांदनी में ही मैंने ये गीत लिखा। उसको आप सुनिए।
चांदनी की गंध से है भर गया आकाश। चांदनी की गंध, चांदनी की गंध से है भर गया आकाश। अध लिखा जो गीत था कल मेज पर छोड़ा, छंद उसमें जा सकेगा अब नया जोड़ा। हो गई इतनी युवा अब सर्जना की प्यास, और चांदनी की गंध से है भर गया आकाश। और मौन के ही जो सगे थे होंठ वे अब क्यों न हो वाचाल। मैंने बार बार अपने मेरे गीतों में अक्सर गीतों में मौन के टूटने की चर्चा मैंने विशेष रूप से की है। यहाँ भी वो चीज आई है कि मौन के ही जो सगे थे होंठ वे अब क्यों न हो वाचाल। कुमुदनी सा ही खिला होगा कहीं जब देह का छविताल, और आज उठेगा सिलसिला संबोधनों का चुप्पियों के पास। और चांदनी की गंध से ही भर गया आकाश। शब्द तो सब खो गए हैं, ऐसी स्थिति भी आती है कि शब्द तो सब खो गए हैं, रह गई केवल कहानी। पास मेरे आसटी जब कल्पना सी रात रानी, सुन रहे कुछ कान कुछ बतिया रहे उच्छ्वास, और चांदनी की गंध से है भर गया आकाश। तो ये दो गीत जो इनमें मैंने एक मौन के टूटने की बात की। अब हम वर्तमान परिदृश्य के साथ जुड़ते हुए कुछ गीत जो मैंने, इनमें से कुछ गीत ऐसे भी होंगे जो मैंने अपने पहले इन 2-3 महीनों में होने वाले लाइव प्रोग्राम जो है उनमें भी सुनाए। कुछ नए गीत भी आपके सामने रहेंगे। तो ये एक गीत है जो मेरा एक संग्रह आया था बरगद जलते हैं, उसका शीर्षक गीत है। और इसमें बहुत बिंबों और प्रतीकों के माध्यम, जिस नवगीत की मैं बात कर रहा था, आप भाषा के बदलाव को देखेंगे, बिंबों के बदलाव को देखेंगे, प्रतीकों के बदलाव को देखेंगे, और आप पाएंगे कि इस वर्तमान समय की जो तलखी है उस तलखी को हम कैसे व्यक्त करते हैं। इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं, ये संदर्भ अपने परिवेश का आपको दिखाई देगा। इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं, भुने कबूतर शाखों से हैं टप टप चू पड़ते। हवन कुंड में लपट उठे जो यो समिधा बनते, अंडे बच्चे नहीं बचेंगे नीड़ सुलगते हैं। और इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं, पिघला लावा भर लाई है जाती हुई सदी। क्योंकि ये गीत लगभग 25 वर्ष पहले लिखा गया था, तो जाती हुई सदी ने जो कुछ हमें सौंपा था, आज भी हम पाते हैं कि बहुत चीजें बदली नहीं है। इसलिए पिघला लावा भर लाई है जाती हुई सदी, हिरणों की आंखों में बहती भय की एक नदी, झीलों तालों से तेजाबी बादल उठते हैं। इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं, और नरक बना घुटती चीखों से उजले कल की छाया ठिठकी काले ठूंठों पर। उजले कल की छाया ठिठकी काले ठूठों पर, नरक बना घुटती चीखों से यह कलरव का घर। धूप उबलती रेत पिघलती खेत झुलसते हैं, इस जंगल में आग लगी है बरगद जलते हैं। इस जंगल में एक और जो मैंने परिवर्तन की बात की थी उससे जुड़ा गीत, और मित्रों ने पहले भी ये सुना है, लेकिन कुछ चीजें दोहराई भी जानी चाहिए, इसलिए कि उनको पुख्ता करना भी जरूरी है। तो ये गीत जो उत्साह ही नहीं, एक क्रांति की मशाल जलाने की बात करता है कि थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, देख लेना तब लगेगी आग पानी में। थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, मैंने कहा था यथास्थिति को तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ लोग चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे, लेकिन उसको तोड़ना, आम आदमी के दुख दर्द को यदि हमें कम करना है, दुख तकलीफों को कम करना है, तो जरूरी हो जाता है। तो थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, देख लेना तब लगेगी आग पानी में। नर्म सपनों की त्वचा जो नोचते पंजे, भोंथरे होंगे वही चट्टान से घिसकर। बहुत मुमकिन थरथराए यह गगन सारा, हड्डियां बारूद हो जाएं सभी पिसकर। रोशनी की सुरंगें हमको बिछानी है, रोशनी की सुरंगें हमको बिछानी है। अंधेरा घुसपैठ करता राजधानी में, और बन सका दरिया कहाँ है आज तक उसमें। बन सका दरिया कहाँ है आज तक उसमें, बर्फ की जो एक ठंडी
मुस्तैद होती है, लाजमी है पत्थरों का राह से हटना, सफर में जब चाह खुद मुस्तैद होती है, साहिलों तक कश्तियां खुद ही चली आती, साहिलों तक कश्तियां खुद ही चली आती, जोर होता है इरादों की रवानी में, और थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, देख लेना तब लगेगी आग पानी में, देख लेना तब लगेगी आग पानी में। और बर्फ बन सका दरिया कहाँ है आज तक उसमें, बन सका दरिया कहाँ है आज तक उसमें, बर्फ की जो एक ठंडी कैद होती है, लाजमी है पत्थरों का राह से हटना, सफर में जब चाह खुद मुस्तैद होती है, साहिलों तक कश्तियां खुद ही चली आती, साहिलों तक कश्तियां खुद ही चली आती, जोर होता है इरादों की रवानी में, सदा ही बनते रहे हैं लाख के घर तो, कब नहीं चौपड़ बिछी इतिहास को चलने, प्राप्त लेकिन पार्थ को तभी यहाँ मिलता, जब धधक गांडीव से ज्वाला लगे जलने, जब मुखोटे नायकों के उतर जाएंगे, जब मुखोटे नायकों के उतर जाएंगे, रंग आएगा तभी तो इस कहानी में, थाम लेंगे हाथ जब जलती मशालों को, देख लेना तब लगेगी आग पानी में। मित्रों, मैं द इंक का धन्यवाद इस रूप में भी विशेष रूप से ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि साहित्य को खारिज करने की, उसको हमारे बीच से हटाने की कोशिशें भी निरंतर होती रही। बड़ी बड़ी पत्रिकाएं जो साहित्य की निकलती थी वो धीरे धीरे बंद हुई, फिर अखबारों के पन्नों में साहित्य छपना बहुत कम हुआ, और जो हमारा मीडिया है, जो आज का जो हमारा मेन मीडिया है, और उसमें साहित्य गायब है, कहीं आपको दिखलाई नहीं देगा, चीख चीख कर और चर्चाएं तो निरंतर होती हैं, साहित्य नहीं होता। द इंक जो है वो साहित्य को यदि प्रस्तुत कर रहा है अपने माध्यम से, तो यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साहित्य ही वो मशाल है जिसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा था, और साहित्य ही वो एक विकास और परिवर्तन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाता है। फिर मैं आज के संदर्भों से जुड़ी हुई एक स्टेंजा के ये एक गीत के बातें कहूंगा अभी, कि अब के तो लपटों में ऐसे कलियां होम हुई, अब के तो लपटों में ऐसे कलियां होम हुई, गलियों में सपने जलते हों जैसे गांधी के, कल तक कुछ चेहरे रहते ढके नकाबों से। ठीक है, कोरोना ने नकाब पहनाई, वो एक अलग संदर्भ था, लेकिन पहले नकाबों में अपराध होते थे, अब नकाब उतार दिए हैं बहुत सारे लोगों ने, तो कल तक कुछ चेहरे रहते ढके नकाबों से, अब तो दाढ़ों वाला मुखड़ा खल खल हंसता है, गुर्राहट चिल्लाहट क्रंदन रातों सुनते हैं। ये हमारे समय की त्रासदी कि गुर्राहट चिल्लाहट क्रंदन रातों सुनते हैं। ऐसा जरूर होगा, जब जब भीड़ की जो हिंसा बढ़ेगी तब ये स्थिति होगी कि कल तक कुछ चेहरे रहते ढके नकाबों से, अब तो दाढ़ों वाला मुखड़ा खल खल हंसता है, गुर्राहट चिल्लाहट क्रंदन रातों सुनते हैं, पूरी बस्ती पर जंगल का कब्जा लगता है, देह समय की चिथड़ा चिथड़ा, देह समय की चिथड़ा चिथड़ा, नुक्कड़ पर छितरी, उफ कितने पहने पंजे थे अब के आंधी के, अब के तो लपटों में ऐसे कलियां होम हुई, गलियों में सपने जलते हों जैसे गांधी के, गलियों में सपने जलते हों। ये एक और देखिए, कवि जब अपनी बात कहता है तो वो व्यंग का भी सहारा लेता है, और वो व्यंग जो है वो बहुत सारी चीजों को अनावृत भी करता है। ऐसा ही कि व्यंग गीत है ये, और हमारे सामने का जो यथार्थ है उसको ये व्यक्त करता है कि धन्य धन्य तुम दाता हो, शब्दों से झोली भर देते। हमें सत्ता से, शासन से इतने वर्षों में, आजादी के बाद इतने वर्षों में सबसे ज्यादा क्या मिला है? शब्द मिले, भाषण मिले, शब्द मिले। तो उसी स्थिति को यहाँ बयान किया गया है कि धन्य धन्य तुम दाता हो, शब्दों से झोली भर देते,
पत्थर तोड़ रहे हाथों को शब्दों का मरहम देते, पीठ पेट मिल एक हुओं को शब्दों का भोजन देते। किसी निराला को कहने को, क्योंकि निराला की वो कविता थी ना कि वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता वाली, तो यहाँ उसी का संदर्भ है कि पत्थर तोड़ रहे हाथों को शब्दों का मरहम देते, पीठ पेट मिल एक हुओं को शब्दों का भोजन देते। किसी निराला को कहने का कुछ भी कब अवसर देते, और धन्य धन्य तुम दाता हो शब्दों से झोली भर देते। शब्दों के कंबल में लिपटा हल्कू खेतों में सोए। मेरी कविता में अक्सर ये चीजें उभरी हैं। आप जानते हैं प्रेमचंद की जो एक कहानी है पूस की रात, उसका जो किसान जो कष्ट सहने वाला किसान हल्कू है जिसका नायक, तो शब्दों के कंबल में लिपटा हल्कू खेतों में सोए, होरी के भी सभी दलित शब्दों के जलने धोए। इतने शब्दों में आपने उसको माला माल कर दिया है, किसान का कोई दुख दर्द नहीं है, किसान की कोई चिंता नहीं है, किसान के पास तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि शब्दों से आपने इतना सब कुछ कर ही दिया है। शब्दों के कंबल में लिपटा हल्कू खेतों में सोए, होरी के भी सभी दलित शब्दों के जलने धोए, और शब्द दक्षिणा से ही उसका स्वर्ग सुरक्षित कर देते। गोदान की जरूरत नहीं है उसको, तो शब्द दक्षिणा से ही उसका स्वर्ग सुरक्षित कर देते। धन्य धन्य तुम दाता हो शब्दों से झोली भर देते। और राजपथों से कभी मंच से मोहरे रोज लुटाते हो, राजपथों से कभी मंच से मोहरे रोज लुटाते हो, और रक्त दुर्ग की पीछे प्राचीरों से, लाल किले की प्राचीरों से रजत स्वर्ण बिखराते हो, और शब्दों से तुम एक एक को पानी पानी कर देते। धन्य धन्य तुम दाता हो शब्दों से झोली भर देते। काश कुछ और मिल पाता जनता को शब्दों के अतिरिक्त। फिर एक पहले का पढ़ा हुआ गीत मैं फिर पढ़ रहा हूं, और मैंने इस गीत के संदर्भ में, ये 1980 का गीत है, मैंने पहले ये कहा था, एक बात कही थी जो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कवि समाज को, स्थितियों को बदलने के लिए लिखता है, लेकिन यदि बार बार वही स्थितियां लौट कर आती है तो तकलीफ और होती है। तो हम पाते हैं कि कई बार 80 के बाद हम जिन और दौरों में पहुंचते हैं, उन दौरों में भी चीज नहीं बदलती, वो 2020 में भी नहीं बदलती। काश 21 में बदल जाए, इस कामना के साथ मैं इस गीत को पढ़ रहा हूं। आग चूल्हों की बुझी है, छू रहा आकाश को नरमेध का कड़वा धुआं है। होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है। आग चूल्हों की बुझी है, भूख तो मौजूद है, आग चूल्हों की बुझी है, छू रहा आकाश को नरमेध का कड़वा धुआं है। अब समिध की जा रही है हवन कुंडों को समर्पित रक्त से सिंचित शवों की, एक तीखी गंध भरती जा रही नासापुटों में झुलसते शिशु किशलयों की। आदमी ने भूल से अंगार से दह के समय को, ये ट्रेजिडी को, ये त्रासदी क्या है कि हमारा समय तो अंगार से दहका हुआ है और उसको हमें छूना पड़ रहा है मोम के हाथों से। आदमी ने भूल से अंगार से दहके समय को मोम के हाथों छुआ है, आग चूल्हों की बुझी है, छू रहा आकाश को नरमेध का कड़वा धुआं है। और हम एक सभ्यता की इमारत को तामीर करने के लिए कोशिश करते रहे लाखों नहीं तो हजारों वर्षों से, जब से मनुष्यता ने शुरुआत की उसके बाद। लेकिन देखिए कि दिख रही लेती उसारा कौन सी तहजीब की है यह इमारत, दिख रही लेती उसारा कौन सी तहजीब की है यह इमारत, लिखी जिसकी नींव के सब पत्थरों पर खून से ही है इबारत। मैंने कहा था कि हम किस इमारत को तामीर करने की कोशिश कर रहे थे, हुआ क्या, दिख रही लेती उसारा कौन सी तहजीब की है यह इमारत, लिखी जिसकी नींव के सब पत्थरों पर खून से ही है इबारत। क्या भला फरियाद करते दौर में इन हादसों के, खुद खुदा सहमा हुआ है, और आग चूल्हों की बुझी है, छू रहा आकाश को नरमेध का कड़वा धुआं है। गांव और शहर
के परिवर्तन की बात भी मैंने अपने गीतों में की है। और समय कुछ कम होता जा रहा है तो मैं चाहता था उन 2 गीतों को पढ़ना, लेकिन एक ही गीत मैं पढ़ देता हूँ इस समय कि हमारा जो वर्तमान है, इस वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ है, हमने जो कॉर्पोरेट विकास किया है, उस विकास के दौरान हमने सर्वांगीण विकास करने की अपेक्षा ऐसा लूला लंगड़ा विकास किया है जिसमें कहीं बच्चे कष्ट में हैं, कहीं वार्धक्य कष्ट में है। तो बुढ़ापे के कष्ट की ये कहानी, जिसका शीर्षक ही मैंने दिया है, मझले की चिट्ठी आई है, ये गीत जो है जिसका शीर्षक मैंने दिया है वृद्धा पुराण। तो 2 बुढ़िया आपस में बात कर रही हैं, उनमें से एक कहती है, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की माँ, परदेशों में जाकर भी वे मुझको कब भूला, पर बच्चों की नहीं छुट्टियां आना मुश्किल है, वह तो मुझे बुला ही लेता अपने क्वार्टर पर, अही सोच अब लगता मेरा दिल्ली में दिल है, भेजेगा मेरी खांसी की जल्दी यही दवा, मझली की चिट्ठी आई है ओ मित्री की। दूसरी बुढ़िया भी उसको उत्तर देती है और कहती है कि मेरे बड़के का बेखतरे परसों ही आया। हम कितने भ्रमों में जीते हैं, और ये भ्रम जो है ये टूटते भी हैं, मोहभंग भी होता है, और जब मोहभंग होता है तो मोहभंग का शीशा जब झनझना कर टूटता है तो उसकी किरचें किस प्रकार हमारे शरीर में गड़ती हैं। शायद इस गीत का कथ्य कुछ ऐसा ही है। मेरे बड़के का भी खतरी परसों ही आया, तू ही कह किसके होते हैं इतने अच्छे लाल, उसे शहर में मोटर बंगला सारे ठाठ मिले, गांव नहीं पर अब तक भूला, आएगा इस साल टूटा छप्पर करवा देगा, टूटा छप्पर करवा देगा अब की बार नया। ऐसे ही भ्रमों में जीते हैं हम, गांव नहीं पर अब तक भूला, आएगा इस साल टूटा छप्पर करवा देगा अब की बार नया। और जब भ्रम का कांच टूटता है तो उसकी किरचें इस तीसरे स्टेंजा में, एक बात पर मित्री की मां समझ नहीं आती, क्यों सब बड़के छुटके मझले पहुंचे देश विदेश, लठिया खटिया राख चिलमची अपने नाम लिखे, चिट्ठी पत्री तार घूमते ले घर घर संदेश, यहाँ मोतिया बिंद बचा, यहाँ मोतिया बिंद बचा या गठिया और दमा, मझले की चिट्ठी आई है ओ मित्री की। समय कम होता जा रहा है तो मैं एक महत्वपूर्ण गीत पढ़ूं उससे पहले मैंने बहुत सारे मौसम संबंधी गीत लिखे हैं। मैं चाहता था ग्रीष्म और वर्षा बाढ़ वगैरह की जो त्रासदी है किसान को किस प्रकार सहना पड़ता है वो भी अब प्रस्तुत करता। छोटा सा मैं एक शीत का गीत पढ़कर और फिर 2 गीत और पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, यह स्थिति हम अनुभव करें तभी इस गीत का भाव आप तक सही ढंग से पहुंचेगा कि रात अभी ये 3 पहर है, रात अभी ये 3 पहर है, बर्फ हुई गर्मी धूनी की, पौ फटनी है दूर, गुड़ी मुड़ी काया रल्दू की, ठिठुरन को मजबूर, रोम रोम में शीतलहर है। अखबारों में शीतलहर की चर्चा होती है, लेकिन यहाँ रल्दू की काया के रोम रोम में शीतलहर है। रात अभी ये 3 पहर है, बर्फ हुई गर्मी धूनी की, पौ फटनी है दूर, गुड़ी मुड़ी काया रल्दू की, ठिठुरन को मजबूर, रोम रोम में शीतलहर है, मुखिया खिला खिला रहता है, क्या क्या खबरें बाँच, और रल्दू के सपनों में भी कौंधा करती आँच, अब सपनों में घुला जहर है, रात अभी ये 3 पहर है, औसारे में सबद रमैनी आला, गुमसुम है, सन्नाटा है। लिखा सन्नाटा, उसको तोड़ना, ये कविता के साथ जुड़ा हुआ है। औसारे में सबद रमैनी आला गुमसुम है, बुझे हुए चूल्हों में पिल्ले धुबकाए दुम है। औसारे में सबद रमैनी आला गुमसुम है, बुझे हुए चूल्हों में पिल्ले दुबकाए दुम है, पाला ढाता गजब कहर है, रात अभी है
स्थिति इन पर है। ये स्थिति आती क्यों है, आई क्यों है, ये देखिए। तो ये इसी का गीत है कि तुम हमारी जान ले लो ये बहुत सस्ते मिलेगी, तुम हमारी जान ले लो ये बहुत सस्ते मिलेगी, बेदखल हम खेत से हैं, बेदखल खलियान से हैं। यानी पिछले गीत के में यदि परिणाम था तो कारणों को आप इस सिस्टम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तुम हमारी जान ले लो ये बहुत सस्ती मिलेगी, बेदखल हम खेत से हैं, बेदखल खलियान से हैं। क्या भला दिखते, कब भला दिखते तुम्हें हम एक अदर इंसान से हैं, पाँव छाती पर धरे हो या कि गर्दन पर रखे हो, पाँव सीने पर धरे हो या कि गर्दन पर रखे हो, देह अब सामान ले लो ये बहुत सस्ती मिलेगी, पीपलों को बरगदों को काट देना उधर स्विमिंग पूल होगा, पीपलों को बरगदों को काट देना उधर स्विमिंग पूल होगा, बस्तियां जब तक न उजड़ेंगी यहाँ मौसम कहाँ अनुकूल होगा, और झील पर्वत जंगलों पर सेज बिछनी है तुम्हारी, झील पर्वत जंगलों पर सेज बिछनी है तुम्हारी, गांव की पहचान ले लो ये बहुत सस्ती मिलेगी, तुम हमारी जान ले लो ये बहुत सस्ती मिलेगी, तुम हमारी जान ले लो। और तुम खुदा हाकिम तुम ही हो, तुम खुदा हाकिम तुम ही हो, स्वर्ग का बसना यहाँ पर लाजमी अब, छू रहे आकाश तुम हो, राह रोके कौन अदना आदमी अब, चांद तारों से सजी बारात निकली जा रही, चांद तारों से सजी बारात निकली जा रही है, रात की तुम शान ले लो यह बहुत सस्ती मिलेगी, तुम हमारी जान ले लो ये बहुत सस्ती मिलेगी। ये छंद तुक लय और पैराग्राफ से बंधे हुए गीत थे। एक मैं छंदोबद्ध रचना अगली जो प्रस्तुत कर रहा हूं, लय और छंद तो है उसमें, लेकिन वो गीत का बना हुआ पैटर्न नहीं है, और मुझे वो जरूरी लगी वो रचना, और इसीलिए मैं उसको अंत में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेरी अंतिम रचना आज के काव्य पाठ की आपके सामने है। मैंने पहले ही कहा कि ये उस पारंपरिक गीत शैली में नहीं लिखा गया है, एक लयबद्धता इसमें आपको मिलेगी। उत्तर शती का गीत लिखती है तुम्हारे हाथ की पिस्तौल, उत्तर शती का गीत लिखती है तुम्हारे हाथ की पिस्तौल, सरताज हो तुम नायकों की धन्य हो तुम, वंदना में शीश झुकते अनगिनत, सुरक्षित तुम्हारी जेब में अपहरण के सब कथानक, शील का या न्याय का या युग सत्य का चाहे जहां चाहे जभी संभव अपहरण, जैसे रबर के पेड़ पर बच्चे गोंदते हैं दिल, जैसे रबर के पेड़ पर बच्चे गोंदते हैं दिल, और दिल को छेदता है एक पैना तीर, यो गुदी है छवि तुम्हारी सख्त मुट्ठी में कसा चाकू, छवि उकेरी है इसी ने वक्त की पाथर सरी की देह में, वक्त की छवि उकेरी है इसी ने वक्त की पाथर सरी की देह में, वक्त की पाखर सरी की देह में सरताज की, ओ हठीले ओ गठीले, क्या बदन क्या धाक, मूछों का ताव अद्भुत, आंखें सुलगती सुर्ख सुल्फे की चिलम सी, हाँ सही है सरताज हो तुम, हाँ सही है सरताज हो तुम। यहाँ आप देखेंगे एक तुलना कि गीत जो है वह उसकी ताकत क्या है और जो दूसरी शक्तियां हैं उसकी ताकत क्या है। हाँ सही है सरताज हो तुम, पर एक उलझन सुलझ पाती नहीं है, पर एक उलझन सुलझ पाती नहीं है, क्यों तुम्हारे पांव थर थर कांपते हैं, इस्पात सी पगडंड इस्पात सी पिंडलियों में क्या भरा है मोम, पर एक उलझन सुलझ पाती नहीं है, क्यों तुम्हारे पांव थर थर कांपते हैं, इस्पात सी इन पिंडलियों में क्या भरा है मोम, यह एक उलझन है जो सुलझती ही नहीं है, मेरी सदी का गीत लिखना इतना सरल तो है नहीं। ये चैलेंज है शब्दों का, गीतों का, साहित्य का, कविता का, कि ये जो कुछ भी होगा गलत होगा, उस गलत को
ये बयान करना कविता के द्वारा संभव है, उसको बदलना भी कविता के द्वारा संभव है। इसलिए मैंने कहा है अंत में कि मेरी सदी का गीत लिखना इतना सरल तो है नहीं, हाँ मर्सिया लिख लिख दे भले ही ये तुम्हारे हाथ की पिस्तौल। क्योंकि यदि हम समाज को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं, वो तो संभव है। मर्सिया लिखना संभव है, गीत लिखना संभव नहीं है। मेरी सदी का गीत लिखना इतना सरल तो है नहीं, हाँ मर्सिया लिख दे भले ही यह तुम्हारे हाथ की पिस्तौल। मर्सिया लिख दे भले ही यह तुम्हारे हाथ की पिस्तौल। धन्यवाद सभी का, सभी मित्रों ने जिन्होंने सुना, और आयोजकों का जिन्होंने मुझे आप सबसे संवाद का अवसर दिया। आपकी प्रतिक्रियाएं भी बीच बीच में आई, मैं सबका नाम उल्लेख वगैरह नहीं कर पाया। आप सबको मेरा नमस्कार। हम फिर कभी किसी मंच पर फिर मिलेंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद।